हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपको बारिश की बूंदों में भिगोने के लिए और लेकर आई हूँ मन भावन सावन पाठ, जो कि लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रश्न और उत्तर, साथ ही साथ भाषा अध्ययन। तो शुरू करते हैं और तैयार हो जाइए इस मन भावन सावन में भीगने के लिए। पहला है कुछ करने को। कुछ करने को के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कविता स्वयं बनाइए। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा गया। तो यहाँ पर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए हैं, जिन्हें मैं एक बार फटाफट पढ़ देती हूँ। बादल, बरसात, पानी, बिजली, हरियाली, दादुर, मोर, पंख, फुहार और काले। तो आपको इन शब्दों को गूंथ कर बनानी है एक सुंदर सी कविता। तो कविता वैसे तो आप अपने हिसाब से स्वयं बना सकते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता। चाहे तो आप इसी को लिख सकते हैं या फिर आप एक नई कविता बना सकते हैं। और अगर आप नई कविता बनाएं तो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करें। बरसात आई, बरसात आई। ध्यान दीजिएगा, इन सारे शब्दों का प्रयोग इस कविता में होना चाहिए। बरसात आई, बरसात आई, काले बादल घिर कर आए, मन भावन हरियाली लाए, बिजली चमक रही घन माही, छम छम बरस रहा है पानी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कविता बनाएं तो ये तुकांत शब्दों का ध्यान रखें। तुकांत शब्द यानी कि जो उसकी लय बनाने के लिए जो उसका अंतिम शब्द होता है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नन्ही नन्ही पड़े फुहार, मोर नाचता पंख पसार, दादुर ध्वनि चहु ओर सुनाई, बरसात आई, बरसात आई। तो इस तरह की कविताएं कुछ और भी आप उसमें नया कुछ बना सकते हैं, नई पंक्तियां आप जोड़ सकते हैं, या फिर इन्हीं पंक्तियों को कुछ नया आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझसे वो प्रयोग अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा ऋतु की कुछ और कविताओं को पढ़िए। तो आप अपनी कुछ पुरानी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, या फिर आपकी आने वाले हिंदी की पुस्तकें हैं जो, या फिर समाचार पत्र पत्रिकाओं में बाल रंग वगैरह जो आते हैं, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं आएंगी। देवपुत्र आती है, बच्चों की बहुत सारी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में भी आपको ये पत्र पत्रिकाएं मिल जाएंगी। तो उनमें पढ़िए और साथ ही साथ खुद भी रचना करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु का जो चित्रण और वर्णन हमने यहाँ पर देखा है, आप तो खुद एक कवि हो गए होंगे, तो बेहतर होगा कि आप अपने शब्दों में खुद एक कविता की रचना करिए और यथासंभव उन कविताओं को पढ़िए, ताकि आपका मन मस्तिष्क इस वर्षा के बारे में और अधिक सोचने में सक्षम हो जाए। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र बनाइए। अरे वाह, ये तो हो गया बच्चों के मन का काम। तो बस उठाइए अपने कलर्स, उठाइए एक पेज और बना डालिए एक सुंदर सा चित्र। तो जो भी अभी आपने यहाँ पर वर्णन सुना है उसको अपने मस्तिष्क में उसको दोहराव करते रहिए, तो एक सुंदर सा चित्र आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। और चित्र बनाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो आपको करना है, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए विचार और कल्पना की तरफ चलते हैं। कविता को पढ़कर आपके मन में सावन का जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। यानी ये कविता जब आपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ी, मुझसे सुनी, मुझसे उसका अर्थ जाना, अब आपके मन में वर्षा ऋतु के बारे में क्या भाव उपस्थित हो रहे हैं। तो कविता को पढ़कर मन में सावन की हरियाली के चित्र उपस्थित होते हैं। इस उत्तर को आप और अधिक विस्तार कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, उनका वर्णन आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। सावन में चारों ओर हरियाली फैल जाती है। क्या फैल जाती है? हरियाली। चारों तरफ जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पेड़ों पर हरियाली, नीचे पेड़ों के नीचे जो छोटी झाड़ियाँ हैं उन पर हरियाली, पहाड़ों पर हरियाली। तो चारों ओर का जो वातावरण है, प्रकृति, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि प्रकृति जो वर्षा ऋतु है उसमें धानी श्रृंगार कर लेती है ना। तो प्रकृति अत्यंत सर्वाधिक सुंदर रूप में इस ऋतु के दौरान होती है। दादुर, मोर, चातक, सोनबलाक आदि सभी खुशी से बोलने लगते हैं। ये वे पक्षी हैं जो खास तौर पर वर्षा ऋतु से प्रसन्न होते हैं।
आपको सावन कैसा लगता है 10-15 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है आपको 10 से 15 बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ जो कि सावन के मौसम के बारे में आप लिखेंगे। वैसे तो ये जो उत्तर है आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, आपके अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ इसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। हमें सावन अच्छा लगता है, मैं चाहूँ तो यहाँ बोल सकती हूँ मुझे सावन अच्छा लगता है, क्योंकि सच मानिए सावन मेरा भी प्रिय मौसम है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, छोटी मोटे जितने भी जिस टाइप की वनस्पतियाँ पेड़ पौधे होते हैं, बेल, झाड़ियाँ, बड़े पेड़, छोटे पेड़, वृक्ष आदि, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी और सूखे रेत में दब जाने से राहत मिल जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, घर में बहुत परेशानी होती है, जब आप बाहर जाते हैं तब भी धूल का सामना करना पड़ता है, एक तो तेज़ धूप उस पर से धूल। लेकिन इस मौसम में आपको धूल मिट्टी रेत आदि का सामना नहीं करना पड़ता, और साथ ही साथ गर्मी से भी राहत मिल जाती है ना। पशु चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण होता है। हमने जो ये कविता पढ़ी उसमें हमने एक बात प्रमुख रूप से पढ़ी कि इस वर्षा ऋतु में हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहता है, प्रसन्न हो जाता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। गरजते बादल बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें चमकती बिजली को देखकर बच्चे भी खुश होते हैं। हम जब बच्चे थे तो हम भी बाहर निकल कर देखते थे, अच्छा बिजली चमकी, बादल गरज रहा है, कभी डर लगता था, कभी अच्छा लगता था। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ ये बहुत सारे उनको मज़ा आने वाले काम वर्षा ऋतु में बहुत होते हैं। नीम के वृक्ष, बल्कि साथ में आप यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों के नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये नीम आदि के वृक्ष जो हैं वो हिलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ है जो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, बट बहुत सीक्रेटली, कि वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब वो सुबह सोकर उठते हैं और तेज बारिश होती है तो अक्सर उन्हें स्कूल ना जाने का बहाना मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके के बच्चे हैं जो वर्षा ऋतु को स्कूल ना जाने का बहाना समझते हैं तो फिर आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। चलिए मजाक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चे और स्त्रियां सावन में झूले पर झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हमने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा है, लोक गीतों में देखा है कि किस प्रकार सावन के मौसम में कजरी तथा वर्षा ऋतु के बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीत आदि गाए जाते हैं। मेंढक, मोर, चातक, सोनबलाक आदि भी पक्षी खुशी से अपनी अपनी बोली में बोलते हैं। प्रकृति में मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, चारों ओर का वातावरण ऐसा हो जाता है। अक्सर आपने देखा ना, जब वर्षा ऋतु के मौसम में, जब सावन का मौसम होता है, जब बारिश बंद होती है तो हम फैमिली के साथ सब कहीं घूमने चले जाते हैं कि चलो किसी पहाड़ पर सैर करने चलते हैं या किसी पानी वाली जगह पर चलते हैं, तो बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है उसका, है ना। तो प्रकृति का जो मनमोहक दृश्य दिखाई देता है ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत खुश करता है। नदी नाले सब पानी से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी ये खुशी की बात तो भी एक अलग है, लेकिन जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जिन्हें हम जल स्रोत कहते हैं, नदी नाले जो वर्ष भर हमें पानी देने का काम करते हैं, पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं, अन्य चीज़ों के लिए जो पीने का आवश्यक पानी है या जो भी जल स्रोत है, तालाब, नदी, कुएं, हैंडपंप वगैरह, ये सब पानी से लबालब भर जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो सावन है वो क्यों मन भावन है, इस उत्तर से हमें पता चलता है। इस उत्तर में अगर कोई पंक्तियां आप जोड़ना चाहें तो आप इसको इसके आगे ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कविता से, यानी कि अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी हुई है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो आप चुटकियों में जवाब मुझे देंगे। ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि ताड़ में बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वो वर्षा ऋतु के समय किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। ताड़ के पत्ते, जी हाँ बिल्कुल सही, पंखों के रूप में, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी पक्षी के पंख दिखाई दे रहे हो, पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें चौड़ी चौड़ी उंगलियां और हथेलियां हैं। जो ताड़ के पत्ते होते हैं उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है। तो वो किस प्रकार लग रहे हैं, वो हमें उंगलियां और इस स्थान को हथेलियों की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार वो हमें, जिनमें उंगलियां और चौड़ी हथेलियां हैं, ठीक है।
हर सिंगार और बेला के फूल पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये देवताओं को चढ़ने वाले बड़े ही उनके प्रिय फूल हैं, हर सिंगार और बेला। तो हर सिंगार और बेला के फूलों पर जब सावन की बूंदें पड़ रही हैं तब क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव यानी असर। हर सिंगार के फूल झर रहे हैं, जैसे ही वर्षा की बूंदें हर सिंगार के घने वृक्ष पर पड़ रही हैं तो वो जो फूल हैं वो बारिश के दबाव से क्या हो रहे हैं, नीचे झर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बेला के फूलों की कलियां हैं वो प्रतिपल बढ़ रही हैं। प्रतिपल बढ़ रही हैं मतलब नई नई कोपलें आ रही हैं, नई नई उसमें कोपलें निकल रही हैं, हर कोपल में बहुत सारी कलियां निकलती जा रही हैं। तो इस प्रकार आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। आपने कविता पढ़ी, कविता का भावार्थ जाना, अब आपको भावार्थ देखकर ये बताना है कि ये जो भावार्थ है, जो ये अर्थ है, ये कविता की किस पंक्ति से निकल रहा है। पढ़ती हूँ का वाला। पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित होकर झूम रही है। बिल्कुल सही। क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत जल्दी अपनी उत्तर पुस्तिका में निशान भी लगा लिया होगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये कहां से कहां तक आई होंगी। तो ये पंक्तियां, जो ये भावार्थ है, ये हमें किन पंक्तियों में प्राप्त हो रहा है। नाच रहे पागल हो, ताली दे दे चल चल, झूम झूम सिर नीम हिलाती, सुख से विहल। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पीपल के पत्ते ऐसा लग रहा है जैसे ताली बजा रहे हों और नीम जो है वो खुशी से एकदम झूम कर आनंदित हो रही है। ठीक, अगला देखते हैं। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण-कण में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। ठीक है, तो ये किस पंक्ति में प्राप्त हो रहा है ये अर्थ हमें, तो ये हमें इस पंक्ति में प्राप्त हो रहा है कि धाराओं पर धाराएं, पानी की गिरती धाराओं की बात की गई है। तो यहाँ देखिए, धाराओं पर धाराएं झरती दर पर रज के कण-कण में, रज यानी मिट्टी, रज के कण-कण में तृण तृण में पुलकावली भर, मतलब एक एक कण कण में बहुत प्रसन्नता के अंकुर फूट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण हुआ हमारा दूसरा अभ्यास। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करिए। यानी यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है, आपको उसका भाव स्पष्ट करना, यानी उसमें से क्या अर्थ निकल रहा है। यानी इसके पूर्व प्रश्न में जो हमने किया ये उसका बिल्कुल विपरीत प्रश्न है। यहाँ पर आपको कविता की पंक्ति दी गई है और आपको उसका भावार्थ लिखना है। उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रदन। ठीक है, जो सोन बलाक है वो पक्षी जो होता है वो सूखे से बहुत परेशान हो जाता है। आर्द्र मतलब सूखा, जो आर्द्र, जो उसको गर्मी में उसको जो दुख हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, वो उस समय रो रहा होता है कि कब वर्षा होगी, कब वर्षा होगी। तो जैसे ही ये वर्षा ऋतु आई तो क्या हुआ, बरसात में सुखी होकर जो सोन बलाक पक्षी है वो आवाज करते हुए यहाँ वहाँ प्रसन्नता से उड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ हुआ हमारा का वाला कंप्लीट। खा देखते हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। ठीक, रोम मतलब बहुत पुलक, जो हम कहते हैं ना गूज़ बम्स हो जाते हैं, तो रोम रोम हमारा जो होता है वो रोमांचित हो जाता है। ठीक है, बरसात के भाव को देखकर रोम रोम रोमांचित हो जाता है, यानी हम अंदर तक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मन से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में प्रसन्नता का वास हो जाता है, जिसका दिल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, बाहरी वातावरण से अगर हम प्रसन्न होंगे तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा, और जब हृदय प्रसन्न होगा तो हर एक चीज़ प्रसन्नमय हो जाएगी, सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगने लगेंगी, हमारा सोच विचार बुद्धि हृदय सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु में रोम रोम सिहर उठते वे भीतर अंतर, यानी अंदर बाहर हर तरह से हम सिर्फ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसको बार बार पढ़िए, इसके अर्थ को आत्मसात कर लीजिए। अगला है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ये एक कामना है, शुभ कामना है ये एक, है ना।
तो मन को इसका क्या भाव है? मन को अच्छा लगने वाला सावन जीवन में बार बार आए और ये जीवन में, हम सब के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, अन्य सभी लोगों के जीवन में खुशियां भर दे। जिस प्रकार बारिश की बूंदें बिना किसी भेदभाव के बरसती है ना, उसी प्रकार ये सावन कैसा आए? सबके जीवन में प्रसन्नता लेकर आए, बिना किसी भेदभाव के, छोटे बड़े ऊंचे नीचे का भाव खत्म कर दे और हम सबको क्या बना दे? प्रसन्न बना दे। हम सबके जीवन में ये सावन जो है ये बार बार आता रहे। कितनी सुंदर कविता है। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है? जी हाँ, बिल्कुल पूर्व प्रश्न का उत्तर है। तो कवि ने यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में इच्छा प्रकट की है कि जो ये सावन है, बल्कि मन भावन सावन है, ये हम सबके जीवन में बार बार आए। मन भावन सावन जीवन में बार बार आए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, भाषा की बात। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, इसमें झमझम ध्वनि सूचक शब्द है, यानी यहाँ पर साउंड दिया गया है, बारिश का साउंड दिया गया है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे सावन की बरसात का बड़ा ही सहज व सरस चित्रण हुआ है। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए, यानी पाठ में ऐसे कौन से शब्द हैं जो वर्षा ऋतु की किसी ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं, वो शब्दों का आपको चुनाव करना है। तो छम छम, तड़ तड़, टप टप, चम चम, थम थम, झूम झूम, घुमड़ घुमड़ और झनझन, ऐसे ये कुछ शब्द हैं जो किसी ना किसी प्रकार से वर्षा ऋतु के दौरान जो हमारी आवाज़ें हमको सुनाई देती हैं उनको स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, कविता की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ बात आती है अनुप्रास अलंकार की। कक्षा 7 के दौरान शायद अलंकारों से संबंधित ये आपका पहला प्रश्न होगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले अलंकार क्या होते हैं। तो जिस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जिस प्रकार कोई आभूषण, गहने किसी महिला के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार होते हैं वो साहित्य में, काव्य में, जो काव्य रचनाएं हम करते हैं उसमें सौंदर्य वृद्धि का काम करते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि हो शब्दालंकार होता है, जब अर्थ के माध्यम से वृद्धि हो अर्थालंकार होता है। तो जो अनुप्रास अलंकार है ये हमारे शब्दालंकार का ही एक भेद है। अब आपको दिखाऊंगी कि वो किस प्रकार असर दिखाता है, जादुई असर। आप देखिए, तो अनुप्रास अलंकार होता है जब किसी पंक्तियों में, जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, उसका बार बार आना। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और उससे काव्य में चमत्कार या सौंदर्य बढ़ता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के और छम 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 गिरती बूंदें तरुओं के छन से। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये झ वर्ण की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है। अगली पंक्ति में छम 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 ये 3 बार आया है। तो यहाँ पर एक झ वर्ण और एक छ वर्ण, ये दोनों इस काव्य पंक्ति के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पर झ, और आप किस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर झ और छ वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण इन काव्य पंक्तियों में एक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण ही काव्य पंक्तियां बड़ी अच्छी लगने लगी हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण सौंदर्य वृद्धि हो रही है, जिस कारण यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो कीजिएगा ज़रूर उस वीडियो का इंतज़ार। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब आपको करना है इस पाठ का दोहराव, बार बार पढ़िएगा इस कविता को। इसके प्रश्नोत्तर तो वैसे भी बहुत आसान है, जो कि अभी आपको इस वीडियो के दौरान ही बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे।
तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, दोहराव करते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। रखिए अपना खास ख्याल। लेकिन उस ख्याल रखने में एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट, बहुत ज़रूरी सूचना कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए जो भी वीडियो, वो होते हैं पूरी तरह निःशुल्क। इसलिए आपको कभी भी कहीं पर भी इसके किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ इतना ही नहीं लेकर आया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश और सीयूईटी। तो इतनी सारी चीज़ों का भंडार आपको सिर्फ एक ही जगह उपलब्ध हो रहा है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप हमें सिर्फ एक गूगल फॉर्म करके, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एक क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। तो करते रहिए ज्ञान का विस्तार, फैलाते रहिए अपने ज्ञान को और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से अपने ज्ञान को। रखिए अपना खास ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।